नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात होगी मुंबई में बेरोजगारों की उमड़ी भीड़ की। दरअसल मुंबई में एयरपोर्ट लोडर की वैकेंसी की खबर क्या लगी, हजारों युवा कतार में लग गए, वो भी मात्र 2216 पदों के लिए। लेकिन सरकार बेरोजगारों की भीड़ को कम करने के लिए क्या कर रही है, आज हम आपको दिखाएंगे। अगली खबर में बात होगी केंद्रीय बजट की। 23 जुलाई को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। उससे पहले हलवा सेरेमनी भी हो गई। हमारे मन में आया कि आपको हलवा से जुड़ा रोचक इतिहास भी दिखाया जाए। अगली खबर में बात होगी विवादित अफसर की, यानी कि चर्चित ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़ेकर की, जिनकी मुश्किलें रोजाना बढ़ रही हैं। आज उनके घर के बाहर बुलडोजर भी चल गया। हम आपको बताएंगे ये पूरी खबर आगे विस्तार से। अगली खबर में बात होगी जन सुनवाई में हुई जग हंसाई की। मंदसौर कलेक्टर जन सुनवाई कर रहे थे, वहां 65 साल का एक बुजुर्ग तकरीबन लौटते हुए पहुंचा, और आगे क्या हुआ ये भी आपको दिखाएंगे विस्तार से। और आखिर में हम आपको ऐसे परिवारों से मिलवाएंगे जिनके लिए पेड़ ही परिवार और माता पिता हैं। हम आपको पेड़ों से जुड़े अनूठे रिश्तों की कहानियां भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। मोदी सरकार 23 तारीख को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। शुरुआत वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी से हो गई है। नाथ ब्लॉक में मीठा हलवा तैयार हुआ और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हाथ से बजट के काम में लगे सभी कर्मचारियों को हलवा परोसा। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि क्यों बनाया जाता है ये हलवा, कब से शुरुआत हुई हलवा बनाने की, और ये हलवा ही क्यों बनता है, कुछ और क्यों नहीं। तो देखिए ये रिपोर्ट जिसमें आपके इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। We are in a strong position to withstand challenges. I am confident that with Sabka Prayas, we will continue our journey with strong growth. और इस तरह पुरानी परंपरा को निभाते हुए दिल्ली में हलवा सेरेमनी हुई, और इसी के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 का फाइनल फेज भी शुरू हो गया। 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। इस दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया इतिहास रचेंगी। निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय वित्त मंत्री बन जाएंगी। उनसे पहले ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई ने बनाया था। उन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। क्या आपको पता है कि बजट से पहले हलवा सेरेमनी और अधिकारियों का करीब 9 से 10 दिनों के लिए गोपनीय तरीके से अलग रहने के पीछे एक कहानी है जो लीक से जुड़ी है। 1860 में अंग्रेजों ने बजट पेश करना शुरू किया था। तब बजट गोपनीय तरीके से तैयार नहीं होता था और बजट तैयार होने के बाद छपने के लिए राष्ट्रपति भवन की प्रेस में जाता था। इस बीच बजट के कुछ हिस्से लीक हो गए। तब वित्त मंत्री पर कई आरोप लगे थे और इसके बाद बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन की प्रेस से हटाकर सरकारी प्रेस में कर दी गई। जब 1951 में बजट पेश हुआ तो इसे तैयार करने वाले लोगों को मंत्रालय में ही अंदर रहकर बजट तैयार करने को कहा गया। इसके पहले हलवा बनाने की एक सेरेमनी हुई। फिर अफसर बजट तैयार करने के लिए बिल्कुल 9 से 10 दिनों के लिए सबसे अलग हो गए। ये परंपरा तब से लेकर आज तक चली आ रही है, जब 9-10 दिनों के लिए वित्त मंत्रालय के आला अफसर और उनका सपोर्ट स्टाफ अलग रख दिया जाता है और उनकी सारी व्यवस्थाएं वहीं पर होती हैं। वो बजट तैयार होने और इसे संसद में पेश करने के बाद ही बाहर आते हैं। इस बीच वो घर परिवार से संपर्क भी नहीं रखते। ये एहतियात इसीलिए बरते जाते हैं ताकि बजट कहीं भी किसी भी तरीके से लीक न हो। बजट से पहले हलवा सेरेमनी एक बड़ा मैसेज देती है। औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई जाती है। वित्त मंत्री कढ़ाई को हिलाती हैं। वित्त मंत्रालय में विशेष प्रिंटिंग प्रेस में ही ये सेरेमनी आयोजित होती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से बजट के कई पारंपरिक पहलुओं को खत्म कर दिया है। जैसे रेल बजट को मुख्य बजट में ही विलय कर दिया गया। वहीं बजट पेश करने की तारीख को महीने की आखिर तारीख को पेश करने की बजाय 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस साल मोदी सरकार फरवरी में अंतरिम बजट पेश कर चुकी है और अब मोदी सरकार पूर्ण बजट पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
23 जुलाई को निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही हैं और देश की जनता को ये उम्मीद है कि सरकार कहीं न कहीं उन्हें टैक्स स्लैब में राहत जरूर देने वाली है। हालांकि आर्थिक जानकारी ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार लॉन्ग टर्म मामले को लेकर के बजट तैयार करेगी, क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है कि वह $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बना करके रहेगी, इसके मद्देनजर कोई कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और खासतौर पर भारी उद्योग को लेकर सरकार कोई नए टर्म्स बजट में पेश करने वाली है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। दरअसल देश के बजट को समझना जितना कठिन है उतना ही आसान है हलवा बनाना। हम दूर बैठे लोग भले ही हलवा का स्वाद नहीं चख पाए, मगर इतनी उम्मीद तो करते हैं कि वित्त मंत्री जी का परोसा हलवा जरूर मीठा होगा और उसका असर वित्त मंत्रालय के बजट प्रावधानों पर भी दिखेगा। तभी हम कह पाएंगे कि इस बार वित्त मंत्री जी ने हलवा अच्छा बनाया। तो ठीक आज से एक हफ्ते बाद ही आने वाला है बजट। ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही। लगातार एक के बाद एक आ रहे विवादों के बाद उनको ट्रेनिंग से वापस तो बुला लिया गया है और अब उनके पुणे के घर पर बुलडोजर भी चल गया है। शिकायत मिली थी कि उनके माता पिता ने घर के बाहर बड़ा अतिक्रमण कर रखा था। ये बुलडोजर तक तो फिर भी ठीक था, मगर जिस पिछड़ा वर्ग और विकलांगता के कोटे के आधार पर पूजा का UPSC परीक्षा में चयन हुआ था, उसकी भी अब जांच होने लगी है। देखिए विवाद से घिरी अफसर की पूरी कहानी। ये लग्जरी कार और आलीशान बंगला कोई अरबपति का नहीं बल्कि चर्चित ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर का है, जो इन दिनों UPSC में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी हुई हैं। जब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अतिक्रमण के सबूत मिले तो फिर क्या था, बिना देर किए बंगले के बाहर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। इन्होंने बंगले की ब्यूटिफिकेशन के लिए फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रखा था। लोगों के पैदल चलने के लिए जो जगह थी उस पर पेड़ पौधे लगाए थे। OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर और विकलांगता सर्टिफिकेट मामले को लेकर विवादों में घिरी महाराष्ट्र कैडर की IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के पूरे परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल हुआ था, जो जमीन विवाद को लेकर कथित तौर पर बंदूक से कुछ लोगों को धमकाती दिखाई दी थी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तहकीकात की और मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर और 5 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। अब पूजा के रिटायर्ड पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो ACB को सबूत मिले हैं कि उन्होंने अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। वो साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर्ड हुए थे। दिलीप खेड़कर के पास मुंबई, पुणे ग्रामीण और अहमदनगर में बड़ी संख्या में संपत्ति है। आपने माता पिता से जुड़े विवाद देख लिए हैं। अब पूजा खेड़कर कैसे विवादों से जुड़ी हैं, आपको वो भी बताते हैं। पूजा एक ऐसी ट्रेनी IAS हैं जो अपनी पहली ही ज्वाइनिंग में विवादों में पड़ गईं। पूजा ने साल 2021 में UPSC CSE परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने IAS बनने के लिए झूठे दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। UPSC के फॉर्म में खुद को OBC नॉन क्रीमी लेयर बताया था। विकलांगता श्रेणी के तहत UPSC का आवेदन पत्र भरा था। पूजा ने खुद को 40% दृष्टि बाधित और मानसिक बीमारी से ग्रसित बताया था और इस तरह पूजा खेड़कर को पुणे कलेक्टर ऑफिस में पहली नियुक्ति मिली और उसी में ही उनके ऊपर जांच बैठ गई। नियुक्ति के दौरान उन पर क्या आरोप लगे वो भी समझिए। उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में सरकारी आवास, स्टाफ, गाड़ी, दफ्तर की मांग की, निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगा दी और महाराष्ट्र सरकार का लोगो लगाकर घूमने लगी। पूजा ने चोरी के आरोपी को बचाने के लिए DCP पर दबाव बनाया और अब UPSC की ओर से भी पूजा के खिलाफ बड़ा कदम उठाया गया है। UPSC ने पूजा खेड़कर मामले में महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर सभी सर्टिफिकेट मांगे हैं। अभी तक इस मामले की जांच केंद्र सरकार की एक समिति कर रही थी, लेकिन UPSC के एंट्री लेने से पूजा की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश की सुपरहिट लाडली बहना योजना के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ला रही है लाडला भाई योजना, जिसमें बेरोजगार युवकों को घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे। सरकारी नौकरी देने की जगह युवकों को चुनाव के पहले इस तरीके से पैसे बांटने पर आपत्ति भी जताई जा रही है, मगर लगता है कि सभी सरकारों ने चुनाव के कुछ महीने पहले इस तरह से पैसे बांटना ही चुनाव जीतने का सक्सेस फार्मूला जान लिया है।
क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी की दर इससे कम हो पाएगी? देखिए बेरोजगारी और इस मुफ्तखोरी योजनाओं पर हमारी ये रिपोर्ट। नौकरी एक, बेरोजगार अनेक। हर बार भर्ती निकलने का वेट। मुंबई और भीड़ दोनों में कोई नई बात नहीं है, लेकिन भीड़ जब बेरोजगारों की हो तो बात जरूरी हो जाती है। मुंबई एयरपोर्ट पर ये भीड़ देखिए। एक बार को आप धोखा खा सकते हैं कि ये यात्री हैं, लेकिन आप गलत हैं। ये भीड़ है बेरोजगार युवाओं की, जो नौकरी की उम्मीद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से एयरपोर्ट लोडर के लिए 2216 पदों पर जॉब वैकेंसी निकाली गई, लेकिन पहुंच गए 25,000 लोग। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये एयरपोर्ट लोडर ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसके लिए इतने उम्मीदवार सामने आए। एयरपोर्ट पर जो भी लोग लोडर की जॉब करते हैं, उनका विमान में सामान उतारने और चढ़ाने का काम होता है। इसके अलावा लोडर रैंप ट्रैक्टर चलाने का भी काम करते हैं। लोडरों की सैलरी 20,000 से 25,000 रुपए तक होती है, लेकिन ज्यादातर ओवर टाइम भत्ते से इनकी सैलरी 30,000 तक भी पहुंच जाती है। यानी मामूली सैलरी के लिए यह भीड़ इकट्ठी हुई थी। कुछ दिन पहले गुजरात के भरूच से भी बेरोजगारों की भीड़ का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। यहाँ एक फर्म ने 5 अलग अलग रोल के लिए महज 10 पदों पर वैकेंसी निकाली थी और पहुंच गए थे सैकड़ों लोग। आलम यह हुआ कि भीड़ बेकाबू हुई और बेरोजगारी का भार उठा रहे युवाओं का भार होटल की रेलिंग नहीं सह पाई। गनीमत रही कि रेलिंग जमीन से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। एक के बाद एक 2 वीडियो सामने आए तो हमने पड़ताल की कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसी युवाओं की बदहालत किसी और प्रदेश में तो नहीं। पड़ताल में रायपुर, अलवर और पटना का भी वीडियो सामने आया। रायपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी ने अस्थायी पदों पर एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए आवेदकों को बुलाया था। पटना की 10वीं टीचर भर्ती परीक्षा के समय की है, तो वहीं अलवर में नजारा रोजगार मेले का है, जहां युवा भीड़ में गिर पड़ रहे हैं। हम देश की कुल बेरोजगारी दर की बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक 2024 में 9.2% की बेरोजगारी दर थी। ये आंकड़े जून 2024 तक हैं। 2023 में 8.003%, 2022 में 7.33%, 2021 में 5.98%, 2020 में 8%। बेरोजगारी की दर को काबू में करना हर सरकार की प्राथमिकता है, मगर हो उल्टा रहा है। सरकार बेरोजगारों को नौकरियां देने की बजाय मुफ्त पैसा बांटने पर ज्यादा फोकस कर रही है। महाराष्ट्र सरकार हाल ही में लाडला भाई योजना लेकर आई है। शिंदे सरकार ने युवाओं के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रेजुएट कर चुके छात्रों को लाडला भाई योजना के तहत हर महीने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। क्या है लाडला भाई योजना, ये भी जानिए। युवाओं को फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप मिलेगी। सरकार युवाओं को 10,000 रुपए वजीफा देगी। इतिहास में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। कर्नाटक सरकार ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ग्रेजुएट युवाओं को 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता देना तय किया गया है। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी तलाश कर रहे शिक्षित युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का तय किया है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या ऐसी योजनाएं बेरोजगारों की भीड़ को कम करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। वैसे आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि देश में रोजगार देने की दर पिछले कुछ समय में 6% तक बढ़ गई है, मगर उसके बाद भी बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं हो रही। ऐसे में हमें रोजगार और नौकरी का फर्क समझना होगा। सड़क किनारे सामान बेचना रोजगार होगा, मगर पढ़े लिखे बेरोजगार को उसकी शिक्षा के मुताबिक काम देना नौकरी कहलाएगी। इसलिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु का कहना है कि इस बार के बजट में नौकरियों पर ही मोदी सरकार का मुख्य फोकस होना चाहिए। और अब बात करेंगे उस बुजुर्ग किसान की जो मंदसौर में कलेक्टर से न्याय मांगने आया तो उनके दफ्तर में तकरीबन जमीन पर लगातार लौटते हुए पहुंचा। उसने कलेक्टर से गुहार लगाई कि आपके दफ्तर के कर्मचारी ने ही उसकी जमीन हड़प ली है, जमीन का फर्जीवाड़ा कर बेटे के नाम कर लिया है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। बस फिर क्या था, इस किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति भी शुरू हो गई। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। साहब अब तो न्याय दे दो। 14 साल से न्याय मांग रहा हूं। सोचिए, न्याय मांगने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ता। रोना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है,
अधिकारियों का अंतहीन चक्कर काटना पड़ता है और लौट जाना पड़ता है। बदले में अपमान के सारे शब्द मिलते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता। दरअसल एक हैरान और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। देखिए कैसे एक बुजुर्ग लौट रहा है। आप भी महसूस कर सकते हैं, इसकी जगह खुद को देख सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है और हद है कि इस सिस्टम का कोई सिस्टम नहीं है। ये तस्वीरें मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट की हैं, जहां जन सुनवाई चल रही थी। इसी जन सुनवाई में साखली से आए किसान शंकर लाल पाटीदार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोट लगा दी। इस बीच एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर आवेदक की ओर दौड़े और जन सुनवाई कक्ष में ले गए, जहां अधिकारियों से चर्चा में किसान ने बताया कि वो 14 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में आ चुका है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। किसान ने बताया कि उसकी जमीन हड़प ली गई है और हड़पने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी है, वो भी कलेक्टर कार्यालय में ही पदस्थ है। नाम है बाबू देशमुख। 14 साल हो गया परेशान है और आवेदन देने थक गया, कोई अधिकारी सब सुनते नहीं। आप कल वहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे, क्या किया वहाँ पे? कोई नहीं कहते चल रहा तुम्हारे घर आएगा, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। कितने दिन में नहीं आया? हम 15 दिन बाद फिर लौट के उसके आवेदन देंगे हम कलेक्टर को। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुद्दा राजनीतिक बन गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। जीतू पटवारी ने पोस्ट में मंदसौर में किसानों पर गोलीकांड का जिक्र कर लिखा, क्या मंदसौर के किसानों से बीजेपी की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी? सरकार को किसानों के सामने दंडवत रहना चाहिए, लेकिन किसान को लुढ़कना पड़ रहा है। तो वहीं उमंग सिंघार ने भी लिखा कि यदि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इलाके में किसानों की ये हालत है तो प्रदेश में क्या ही हो रहा होगा। राजनीति ही सही, लेकिन पोस्ट में कुछ भी गलत तो नहीं है। ये हमारे सिस्टम की सच्चाई है, इसमें कोई बात छुपी नहीं है। हम सभी सिस्टम की हर बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल तो यही है कि आखिर ये सिस्टम इतना कैसे गिर सकता है कि न्याय पाने के लिए किसी को इसके सामने गिड़गिड़ाना पड़ जाए। मंदसौर से विस्तार न्यूज के लिए देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। इस मामले में मंदसौर कलेक्टर का पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने जांच करवाई तो हकीकत सामने आई। अब आप कलेक्टर का पक्ष भी सुनिए। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिस पे हम कार्रवाई कर सके। और जहाँ तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे 1/2, तो अभी वो ही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांकन हुआ है, तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं। इस वीडियो के सामने आने के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार से जांच करवाई और तहसीलदार ने अपने जांच प्रतिवेदन में बताया कि किसान शंकर की विवादित जमीन 2010 में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी को बेची गई, मगर उस पर कब्जा अब तक शिकायत करने वाले किसान शंकर का ही है। पूरा मामला यह है कि जमीन बेची गई या जमीन पर गलत रजिस्ट्री की गई। अब देखना होगा कि कलेक्टर इस पूरे मामले में आगे क्या करते हैं। वृक्षारोपण को लेकर जागरूकता जितनी बढ़े उतनी अच्छी है। इन दोनों देश भर में एक पौधा मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी चला रहे हैं, मगर दुर्ग का एक गांव ऐसा है जहां अपने परिजनों की मृत्यु पर गांव के लोग पौधा लगाते हैं और उनको अपनी ही दुनिया में छोड़कर गए परिजनों जैसा प्यार और सम्मान भी देते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से ये रिपोर्ट। इस दुनिया में बिना स्वार्थ की दोस्ती अगर कोई निभाता है तो वो ये पेड़ ही है। इनसे बात करो तो ये सुनते हैं और आपको सुकून भी देते हैं। दुर्ग जिले में एक गांव है पीसे गांव, जहां लोगों ने पेड़ों से अनोखा रिश्ता बनाया है। ये पेड़ किसी की माँ है तो किसी ने इन्हें अपना पिता मान लिया है। रिश्ता इतना खास है कि अब ये लोग रोजाना इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, गले लगाते हैं और पूजा भी करते हैं। चौथी क्लास से मैं देखी थी, बड़े पापा खुद में नहीं जानती थी, लेकिन कभी भी स्कूल आना जाना या फिर इधर टहलने के लिए आती थी तो देखती थी कि बड़े यहाँ जो गांव के रहते थे वो वृक्षारोपण के लिए लगे हुए रहते थे। तो एक दिन हिम्मत करके मैं उनके पास गई और पूछी कि क्या मैं भी मदद कर सकती हूँ बड़े पापा करके।
तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल आप मदद कर सकते हो, कभी भी आपका मन चाहे तो आप खुद भी लगा सकते हो करके। तो तब से मैं जुड़ी हुई हूँ यहाँ। नवग्रह वाटिका में लोग अपनों को खोने के बाद उनकी स्मृति में उनके नाम से पौधा लगा रहे हैं, साथ ही इनकी देखभाल भी करते हैं। 55 साल की कुमारी बाई देशमुख ने पति की याद में एक नीम का पौधा लगाया है। उसे वो अपने पति की तरह मानती है। रोज सुबह पेड़ की पूजा करने जाती है। पेड़ प्रेमी सतीश सिंह ने बताया कि केवल पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। प्रकृति के साथ खिलवाड़, हम लोग सड़क तो बना रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर कर एक बहुत बड़ा हम लोग चोट मानव जाति पर कर रहे हैं। क्या है, जैसे वृक्ष तो काटे, पर वृक्ष लगाने की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए, शासन प्रशासन के द्वारा नहीं हो पाया या आम जनमानस के द्वारा नहीं हो पाया। अब उसमें शासन को आगे आना पड़ेगा। जैसे आप पुलगांव चौक से मुख्य मार्ग अंजोरा तक ले लीजिए, उधर हरियाली था, पेड़ था, सारे काट दिए गए, लेकिन वृक्ष लगाने के आगे कदम एक भी नहीं उठाया गया। दुर्ग के पीसे गांव के लोग पेड़ों से अनूठा रिश्ता निभा रहे हैं। ठीक ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री भी पेड़ को मां का दर्जा देते हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए खुद पीएम मोदी ने 5 जून को एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। एक पेड़ मां के नाम, हर किसी को मां के प्रति श्रद्धा होती है। और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदिन हो, क्या कोई और शुभ दिन हो, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाइए। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भी केंद्र के इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जैव विविधता पार्क में पूरे विधि विधान के साथ पीपल के पौधे का रोपण किया और प्रदेशवासियों से भी पौधारोपण की अपील की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम से आह्वान किया है। समस्त देशवासियों से आह्वान किया है कि सभी अपनी अपनी मां के नाम से एक पेड़ लगाएं और उनके आह्वान को छत्तीसगढ़ में हम लोग एक अभियान के रूप में ले रहे हैं। अभियान के तहत पहले दिन छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 6 लाख पौधे लगाए गए। राज्य में इस महीने में 4 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में तो 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया गया है। पेड़ों की जरूरत को अब लोग बखूबी समझ रहे हैं और राजनेताओं के साथ आम जनता भी बढ़ चढ़कर पौधारोपण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बारिश के दिनों में देश भर में पौधारोपण अभियान जोर शोर से चलता तो है, मगर पौधा लगाने से ज़्यादा ज़रूरी उन पौधों की देखभाल करना भी है, क्योंकि पौधों के पनपने की दर बहुत कम देखी गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 3 सालों से रोज एक पौधा लगाते हैं। उन्होंने भी मध्य प्रदेश में जब एक दिन में लाखों पौधे लगवाए थे तो पौधा मित्र योजना चलवाई थी। तब पौधों की देखभाल करने वाले मित्रों को मानदेय मिलता था और इस योजना के अच्छे परिणाम सामने आए थे। तो चलिए आज द एडिटर शो में फिलहाल इतना ही।